हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो जॉब अलर्ट्स में आपका स्वागत है। ठीक है। और जॉब अलर्ट्स जो वीडियोस हैं उनके तहत जो है एसबीआई पीओ की जो वैकेंसीज़ हैं उन वो निकली हैं और उनके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे और उसको पूरा समझेंगे कि प्रोसेस क्या है, किस तरीके से क्या चीज़ें चलती हैं। अटेम्प्ट्स के बारे में बात करेंगे, है ना। और वो कितने प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे कि कितने प्रोसीजर के बाद हम लोग जो है उस जॉब को प्राप्त कर पाते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करेंगे, कुछ चेंजेस हुए हैं उनकी बात करेंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ना पेशेंस रखना होगा और पेशेंस के बाद जो है लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि नहीं सर या भैया बढ़िया जो है आपने बताया हमें और ठीक गाइड किया आपने, है ना। इस तरीके से आप लोग बता सकते हो लास्ट में। तो इसके बारे में ना, अगर आपको थोड़ा सा जब थोड़ी सी जो चीज़ें चाहिए होती हैं ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। और वो पेशेंस हमारे अंदर होता नहीं है, बिकॉज़ हम लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट वीडियोस के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं ना। बस 5 मिनट में जानकारी दे दो बस हमें, तो है ना, वो वाली चीज़ रहती है। ओके। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शंस तो आपको लास्ट तक मिलती ही रहेंगी। सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ का। यहाँ पे एसबीआई पीओ के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ टोटल निकली हैं 600। ओके। इसमें कुछ बैकलॉग वैकेंसीज़ भी हैं। इसमें बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं 14 एसटी कम्युनिटी के लिए। ठीक है। एसटी कम्युनिटीज़ के लिए बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं। ये पूरा वैकेंसी का टेबल दे रखा है यहाँ पे। ओके। और ये जो है ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन है आपके पास। ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये, और यहाँ से हम लोग इसके ऊपर से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एससी के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं। 87 है। तो ये डिवाइडेड है, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे जो ये पहले भी मैंने आपको बताया था, क्लर्क में भी, क्लर्क का जब नोटिफिकेशन आया था तो उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि इसको बड़े ध्यान से देखना होता है और उसके हिसाब से आपको चीज़ें करनी होती हैं। ये हमारे लिए जो पीडब्ल्यूडी जो पर्सन होते हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा जो है केयरफुली जो है चीज़ें हो जाती हैं। वो लोग अगर उनको, मेरे दोस्तों को अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें। अगर आप ये कहोगे ना कि भैया हमारे लिए सेपरेट वीडियो बना दो, आप हमें समझ में नहीं आई ये चीज़ जब आप जनरल वीडियो बना रहे हो, तो मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा उसके लिए। ओके। तो चलिए देखिए, यहाँ पे देखो, सबसे पहले डेट्स का जो काम है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ओके। तो यहाँ पे टेंटेटिव डेट्स हैं और इम्पोर्टेंट डेट्स भी हैं और टेंटेटिव डेट्स भी हैं, उसमें आप लोग देख सकते हो। इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स में क्या है और टेंटेटिव में क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। इसमें सबसे पहले होगा प्राइमरी एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम से पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो आपके लिए 27/12/2024 से आपका जो एसबीआई पीओ है वो स्टार्ट हो गया है, और आप इसको 16/01 और 2025 यानी कि 27 दिसंबर से 16 जनवरी तक आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम होगा, वो डेट भी दे दी गई है। प्राइमरी एग्ज़ाम फ़ेज़ 1 के लिए आपकी डेट दे दी गई है 8 और 15 मार्च को जो है आपका फर्स्ट एग्ज़ाम जो है वो होगा। ठीक है। उसके बाद आपका जो है सेकंड जो फेज़ होगा उसको जो है ये जो है आपका टेंटेटिव डेट है। ठीक है। यहाँ पे परमानेंट डेट आपको नहीं दी गई है कि इस दिन आपका सेकंड फेज़ होगा। यहाँ पे आपका अप्रैल और मई जो है उसके लिए आपका दे दिया गया है टेंटेटिव, इसको टेंटेटिव बोला गया है। आगे जो सारी डेट्स मिलेंगी आपको टेंटेटिव मिलेंगी। और फिर आपका फेज़ 3 में साइकाट्रिस्ट टेस्ट जो होगा, है ना, साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होगा, वो जो है आपका जून में आपको देखने को मिलेगा, मई जून में। फिर ग्रुप जो डिस्कशन होगा वो भी आपका मई जून में देखने को मिलेगा, है ना। फिर इस तरीके से जो है आपकी चीज़ें चलेंगी। और आगे जो है हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस यहाँ तक अगर आपको डेट्स का जो किस्सा है वो समझ में आ गया होगा। आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपने फॉर्म को फिलअप कर दिया है। उसके बाद आप लोगों को जो है एक जो है डेट मिल गई है। प्राइमरी जो एग्ज़ाम है फ़ेज़ 1 के लिए आपको डेट मिल गई है, 8 और 15 मार्च को आपका एग्ज़ाम है। उसके बाद आपको क्या चीज़ें करनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर चेक करना है फॉर्म को फिल करने से पहले, क्योंकि हम उसको उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है वो भी तो देखना ज़रूरी है ना। अभी देखो, सबसे पहले कोई भी कैटेगरी है, ऑल कैटेगरीज़ के लिए सबसे पहले तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी है।
कब तक वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आपकी एज 21, 21 साल के आप मिनिमम होने चाहिए। कब तक? 1 अप्रैल तक, 1 अप्रैल। और कब तक भैया? 2024 तक आप जो है 21 साल के होने चाहिए। 24 का बताया गया है 1 अप्रैल, उस तक आप जो है 21 साल के मिनिमम एज होनी चाहिए। यह सभी कैटेगरीज के लिए बाउंडेशन है, उससे कम आप नहीं होने चाहिए। ओके, उसके बाद जो अपर लिमिट है एज की, वो रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30 ईयर्स रखी गई है। ओके, ये 24 तक, 1 अप्रैल 2024 तक अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है वो रखी गई है अकॉर्डिंग टू जो है इस डेट के अनुसार, 1 अप्रैल के अनुसार। ठीक है, उसको जो है आप लोग देख सकते हो बड़े अच्छे तरीके से। यानी कि आप जो है, अगर आप जो है पैदा होते हैं उससे पहले 2/4/94 से पहले, तो आप जो है थोड़ा सा इस चीज़ को बड़े ध्यान से आप लोग चेक कर लेंगे और इसके अनुसार जो है आप अपना ध्यान देंगे। फिर बात आती है कि अपर लिमिट क्या है सर अदर कैटेगरीज़ के लिए। अब अदर कैटेगरीज़ के लिए जैसे कि ओबीसी के लिए जो क्रीमी लेयर है उसके लिए तो जो है इतनी खास जो है रिलैक्सेशन नहीं रहेगी, लेकिन नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन रहेगी। शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल की। ये सेम ही है जो एसबीआई क्लर्क में है। ठीक है, ओके। ये तो आपने उस वीडियो को भी देखा होगा, या जिसने एसबीआई क्लर्क का जो फॉर्म है वो फिल किया होगा, तो आप जो है उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। फिर यहाँ पे एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन आती है। यहाँ पे आपका 30 तारीख चौथा मंथ है और 2025 यानी कि 30 अप्रैल तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब ये कहोगे भैया मेरी एज है 21 और मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, क्या मैं फॉर्म फिल कर दूँ? लेकिन आप फॉर्म फिल कर दो, मैं ये बोलूँगा कि आप फॉर्म फिल कर दो, बट इनका कहना ये है कि आपकी ग्रेजुएशन है ना 30 अप्रैल तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, इस चीज़ का आपको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखना होगा। फिर यहाँ पे हमारे जो डिसेबिलिटी यानी कि पीडब्ल्यूडी जो पर्सन है उनके लिए कुछ वो सेम जो उसी तरीके की जो है चीज़ें रखी गई है। ओके, उनको बड़े ध्यान से देख के फिल करना है। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, मैं अलग से एक वीडियो बना के आपके लिए डाल दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैटेगरी की बात आ जाती है, और कैटेगरी की बात में यहाँ पे एक चीज़ बता रखी है इन लोगों ने, इंस्ट्रक्शंस फॉर राइटिंग कैटेगरी नेम एंड कोड नेम व्हाइल अप्लाइंग ऑनलाइन। जब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसके लिए कोड दे रखे हैं कुछ। यहाँ पे कोड दे रखे हैं एससी कम्युनिटी के लिए, यहाँ पे एसटी के लिए दे रखे हैं, और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन बड़े ध्यान से इस चीज़ को देखें, ये स्पेशली उनके लिए ही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, एलडी लोअर जो है डिसेबिलिटी, सॉरी एलडी जो है हमारे जैसे कि जनरल में हो गए, फिर ओबीसी में भी मिल जाएंगे, ईडब्ल्यूएस में भी मिल जाएंगे, एससी में भी मिल जाएंगे, एसटी में भी मिल जाएंगे, तो उनके लिए कोड है। फॉर एग्जांपल मेरी कैटेगरी मान लो ओबीसी जो है और मैं ओबीसी में एलडी यानी कि ओबीसी में मैं कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ? ओएच ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। तो सर मेरा कोड क्या है? तो सबसे पहले ओबीसी कैटेगरी आपकी ये रही, फिर आपका जो है ओबीसी आ गया, ये तो नॉर्मल ओबीसी के लिए 11 कोड रहेगा। फिर ओबीसी की एलडी कैटेगरी के लिए कोड क्या रहेगा? 12। ये ऐसे ऐसे कोड को आपने देखना है और उसमें फिल करना है, और फिर जो है अच्छे तरीके से आप फिल कर पाओगे, उसके बाद जो है चीज़ें आगे जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे सर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसका। इसमें 3 फेजेस हैं, 3 जो है इसके सिलेक्शन प्रोसेस है। इसमें एक एग्ज़ाम होगा, पहले प्राइमरी एग्ज़ाम होगा, फिर आपका सेकंड जो है एग्ज़ाम होगा, मेंस होगा, फिर थर्ड में 3 स्टेप्स दिए गए हैं अलग अलग। ठीक है, आप ये समझ के चलो कि इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के साथ 2 चीज़ें और हैं, बट आप ये समझ के चलो कि तीसरा जो फेज़ है वो इंटरव्यू है। लेकिन अब इसमें सबसे पहला जो फेज़ आता है, जो प्राइमरी एग्जाम है हमारा, या फेज़ 1 जो है हमारा, फेज़ 1 में कुछ चेंजेस किए गए हैं पहले की बजाय। जैसे आपने एसबीआई क्लर्क में देखा होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 35 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो है मैथ्स और रीजनिंग के, क्वांट्स या फिर रीजनिंग एबिलिटी के। ठीक है,
तो उसमें जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस और जो है वो सेम चीज़ इस तरीके से दी गई है, 30 इंग्लिश आएगी, 35 के मैथ्स और रीजनिंग आएंगे। बट यहाँ पे है ना चेंज कर दिया गया है, यहाँ पे जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसके लिए एक बेनिफिट कर दिया गया है, उसको जो है 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं और इंग्लिश जो है 40 नंबर की ही रहेगी आपकी, ठीक है। और मैथ्स और रीजनिंग के 5-5 क्वेश्चन जो है काट दिए गए हैं, वहाँ पे इंग्लिश में 10 क्वेश्चंस को जो है ऐड कर दिया गया है एक तरीके से, ठीक है। नंबर ऑफ जो है मार्क्स सेम रहेगा 100 मार्क्स, लेकिन टाइम ड्यूरेशन बिल्कुल भी कम नहीं की गई है, टाइम ड्यूरेशन वही 20 मिनट रहेगी जो SBI क्लर्क में दी हुई थी, ठीक है। इस तरीके से इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से आप लोग जो है समझ सकते हैं और जान सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का आता है भाई साहब पेपर नंबर 2। अगर आप पेपर फर्स्ट क्लियर कर देते हैं उसके बाद आपका पेपर नंबर 2 आता है, और पेपर नंबर 2 में आपकी क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे कैसे होंगी, क्या क्या होगा, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। चेंज यहाँ पे भी किया गया है, बट हम यहाँ पे उस चेंज की बात नहीं करेंगे, शुरुआत में उस चेंज की बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआत में ज़्यादा बच्चे होते हैं ना प्राइमरी एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, और 4 सब्जेक्ट्स जो है आपके 200 नंबर के होते हैं, ठीक है। 200 नंबर के 4 सब्जेक्ट्स हो गए आपके। सबसे पहले रीजनिंग की बात करोगे तो 40 क्वेश्चन 60 नंबर के, ठीक है, 40 क्वेश्चन 60 नंबर के, और इसके लिए आपको 50 मिनट दिए जाएंगे। अगर आप डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की बात करोगे तो आपको जो है 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के और 45 मिनट आपको इसके लिए दिए जाएंगे। उसके बाद आप जनरल अवेयरनेस या बैंकिंग अवेयरनेस की बात करोगे तो आपको 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 60 ही मिनट दी जाएंगी, 60 नंबर के 60 क्वेश्चन और 45 मिनट इसके लिए आपको दिए जा रहे हैं। फिर आपकी इंग्लिश है, इंग्लिश यहाँ पे 40 क्वेश्चन है 20 नंबर के, और आपको 40 मिनट दिए जा रहे हैं। देखो यहाँ पे कम कर दिया गया है, यहाँ पे आधा मार्क्स का एक क्वेश्चन कर दिया गया है। देखो फेज़ 1 में इंग्लिश बिल्कुल डबल कर दी गई है, 40 नंबर की इंग्लिश है, लेकिन फेज़ 2 में आपकी 20 नंबर की इंग्लिश कर दी गई है, कुछ इस तरीके का रखा गया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात आती है, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी यहाँ पे ऐसे और जो आपका लेटर होता था उसकी जगह पे चेंज कर दिया गया है। ईमेल रिपोर्ट्स है ना, सिचुएशन एनालिसिस या फिर प्रीस राइटिंग जो है आपकी दे दी गई है ना, यहाँ पे ये 50 नंबर की ही रखी गई है और उसके लिए 30 मिनट दिए गए हैं। तो टोटल जो आपका यहाँ पे फेज़ 2 रहता है वो आपका 250 जो है मार्क्स का रहता है। ओके, तो इस तरीके से जो है फेज़ 2 को एक तरीके से क्लियर किया जाता है। फिर आपका आता है थर्ड फेज़, जिसको आप साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है बोलते हो। यहाँ पे आपका जो है 50 नंबर का टोटल जो है चीज़ें रहेंगी। ओके, उसमें सबसे पहले साइकोमेट्रिक जो टेस्ट है उसके कोई मार्क्स नहीं होते, बट उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आपने उसको क्वालिफाई नहीं किया तो आप ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू के आपको टोटल 50 मार्क्स मिलते हैं, ग्रुप एक्सरसाइज के 20 मार्क्स मिलेंगे, और टोटल कह रहा हूँ मैं आपको, और इंटरव्यू के लिए आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल आपके 50 मार्क्स में से जो भी आपका बनता होगा उसके हिसाब से आपका डिसाइड किया जाएगा। सर फाइनल लिस्ट को कैसे डिसाइड किया जाता है, 100 नंबर में से कैसे डिसाइड किया जाता है फाइनल लिस्ट को? तो देखो, सबसे पहले जो 250 मार्क्स होते हैं उनको 75 मार्क्स माना जाता है। 250 मार्क्स को एक तरीके से नॉर्मलाइज करके 75 मार्क्स को 75 मार्क्स के अकॉर्डिंग उनको बनाया जाता है 250 मार्क्स को, ठीक है। जो भी आपने 250 में से किया है उसको माना जाता है कि 75 में से आपने कितने लिए हैं। और जो आपने ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू के दौरान 50 मार्क्स हैं आपके, उनको 25 मार्क्स माना जाता है। 25 मार्क्स में जो है उनको नॉर्मलाइज कर लिया जाता है, और 75 प्लस के 25, 75 प्लस के 25 इक्वल्स टू 100। तो 100 में से फिर आपका कितना बनता है उसके हिसाब से फाइनल जो लिस्ट है वो आपकी लगती है। इस तरीके से जो है आपका पूरा जो खाका है वो एक तरीके से तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद एक चीज़ आती है भाई नंबर 11 पॉइंट पे, नंबर ऑफ चांसेस आपको कितने मिलते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपको कितने मिलते हैं। जनरल और EWS को 4 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। जो रिजर्व्ड कैटेगरीज़ हैं जिसमें जनरल के PWD हैं, EWS हैं उनके PWD हैं, OBC के PWD हैं, उनको 7 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। और जो बाकी के जो
जो आपके PWD और ये इस तरीके से जो हमारे ST और SC के PWD जो कैंडिडेट्स मिलेंगे, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सर क्या सर मैंने है ना पिछली बार पहले मैंने 4 बार SBI PO दे लिया एग्ज़ाम में। पहले मैं 4 बार SBI PO में बैठ चुका हूँ, बट मैं अपीयर नहीं हुआ सर एक बार भी। मेरे तो चारों अटैम्प्ट्स गए, नहीं गए आपके चारों अटैम्प्ट्स, आपका एक भी अटैम्प्ट नहीं गया। आपने सिर्फ प्री क्लियर ही नहीं किया तो आपका एक भी अटैम्प्ट नहीं माना जाएगा। तो आपका अटैम्प्ट कब माना जाएगा? जब आप प्राइमरी एग्ज़ाम को या फेज़ 1 को एक तरीके से क्लियर कर दोगे, तब माना जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये पूरी जानकारी है आपके लिए। जानकारी में अगर कुछ रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर और डिटेल में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करके आपको बताया जाएगा। या अगर कुछ बाकी रह गया हो या आपको लगता हो कि सर आपने क्लियर नहीं की ये बात, इसको थोड़ा सा दोबारा से क्लियर कर दीजिए, तो हम उसको जो आपके क्या होंगे, जो हम लोग लाइव रखेंगे ना, लाइव सेशंस रखने की कोशिश करेंगे आपसे, उसमें आपके क्लियर करने की कोशिश करेंगे एक तरीके से। ठीक है, तो धन्यवाद आपका। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो मेरे हिसाब से आपको पूरी जानकारी हो गई होगी इसके बारे में। कुछ डाउट्स होंगे, कुछ दिक्कत होगी, तो आप लोग जो है बड़े अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आपके लिए कमेंट बॉक्स है, लाइव में भी हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिल कर दीजिए अपना फॉर्म और तैयारी में जुट जाइए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।